नमस्ते, आदाब सभी दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से फिर एक बार आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ। आजकल कभी कभी माता पिता चाहते हैं कि उनकी औलाद एक अच्छे लग्न में पैदा हो और अच्छे ग्रहों की स्थिति के साथ, और क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी इजाजत देती है कि आप मुनासिब दिन चुन सकते हैं जब डिलीवरी होने वाली है, खास तौर पर अगर आप सीजेरियन डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, तो कभी कभी माता पिता वापस आकर पूछते हैं, क्या आप हमें सुझाव दे सकते हैं कि सबसे ताकतवर लग्न कौन सा है जिसमें हमारा बच्चा पैदा हो सबसे बेहतरीन ग्रहों की स्थिति के साथ, क्योंकि तब हम चाहेंगे कि उसका भविष्य बहुत अच्छा हो। अब ये ख्याल बुरा नहीं है, सही लग्न चुनना, उन 2-3 दिनों के भीतर एक वक्त चुनना जब सीजेरियन सेक्शन के जरिए डिलीवरी की इजाजत है, ताकि आप सबसे मुनासिब लग्न और ग्रहों की स्थिति चुन सकें जो आपको सबसे बेहतर फायदा देगी। तो हालांकि ख्याल अच्छा है, ये 2 अंदाजों पर बना हुआ है। पहला अंदाजा ये है कि बस बढ़िया ग्रहों की स्थिति ही आपको एक अच्छा या शानदार भविष्य देती है, जो सही नहीं है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपकी मेहनत के साथ, आपकी फैसला साजी के साथ, चुनकी जिंदगी में आपको काफी चुनाव दिए जाते हैं, तो उन सबके साथ मिलकर आपको आपकी कामयाबी देती है या आपकी मेहनत का फल या जिंदगी के नतीजे। तो माता पिता कभी कभी मुझसे बहस करते हुए कहते हैं, ठीक है, कम से कम हम चाहते हैं कि उसमें वो सामर्थ्य हो ताकि संघर्ष के साथ वो कहीं पहुंच सके। अगर इंसान को वो सामर्थ्य ही नहीं दिया गया, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इंसान अपनी मेहनत का अच्छा फल पाए, चाहे वो कितनी भी मेहनत क्यों न करे। तो उस हद तक ये बहस गलत नहीं है। तो ये पूरा अंदाजा कि सिर्फ ग्रहों की स्थिति ही किसी को अच्छा भविष्य देती है, वो तो जाहिर तौर पर गलत है। दूसरी चीज है सबसे ताकतवर लग्न का चुनाव। अब जब ये सवाल उठता है, सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत लग्न कौन सा है जिसमें पैदा हुआ जाए, जो ये भी शायद इसलिए क्योंकि ये मजबूत और ताकतवर है, आपको बड़ी कामयाबी भी दे सकता है। तो वो सवाल भी उठता है, तो क्या ये सचमुच एक वाजिब सवाल है? कौन सा लग्न सबसे ताकतवर है, या कौन सा राशि पैदा होने के लिए सबसे ताकतवर राशि है? अब कभी कभी लोग सोचते और अंदाजा लगाते हैं कि शायद मेष राशि में पैदा होने से आपको पैदा होने के लिए एक बहुत ताकतवर राशि मिलेगी, मंगल वाली एनर्जी, आगे बढ़ने वाली रूह, मकसद की तरफ झुकाव और वगैरह वगैरह। या शायद सिंह लग्न में पैदा होना एक बढ़िया चीज है, क्योंकि सिंह लीडरशिप है, सिंह अख्तियार है, सिंह बहुत सारे लोगों पर असर देना है, ये हाकिम है, ये बादशाह है, खास तौर पर सूरज के राज में होना। फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि वृश्चिक अपनी रहस्यमयी और गुप्त एनर्जी और ताकत और खिंचाव की वजह से शायद एक बहुत मजबूत राशि है, या शायद सबसे अहम या सबसे ताकतवर राशि है पैदा होने के लिए। कुछ दूसरे सोचते हैं कि शायद धनु एक अच्छी राशि हो सकती है पैदा होने के लिए, क्योंकि एक वजह ये है, ये एक आग वाली राशि है, और धनु 9वें घर की राशि भी है, भाग्य और किस्मत के सबसे मुबारक घरों में से एक। तो सबसे ताकतवर राशि कौन सी है और पैदा होने के लिए सबसे बेहतरीन राशि कौन सी है, चाहे आप अपनी औलाद के लिए ये चुनाव कर रहे हो या नहीं। अब सबसे पहले, हर राशि की ताकत क्या है, और ये बहुत अहम है, क्योंकि कोई एक राशि नहीं है जो दूसरी से ज्यादा ताकतवर हो। हर राशि की अपनी ताकत है, अपना असर है, जहां वो किसी से कम नहीं, और इसीलिए आप उस ताकत का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये आपको उसी खास गुण के आधार पर सबसे ताकतवर राशि देगा। कोई एक राशि नहीं है जो जिंदगी के हर मैदान में सर्वशक्तिमान हो, ऐसा मामला नहीं है। हर राशि के अपने प्लस और माइनस है। इसीलिए अगर आप देखें तो किसी भी राशि की उल्टी राशि उस खास राशि की मुकम्मल करने वाली होती है। तो तुलना मेष की मुकम्मल करने वाली है, वृश्चिक वृष की मुकम्मल करने वाली है, धनु मिथुन की मुकम्मल करने वाली है, मकर कर्क की मुकम्मल करने वाली है, और इसी तरह। तो अहम ये देखना है कि जब आप मुकम्मल करने वाली एनर्जीज की बात करते हैं, इसका मतलब है कि कुछ पहलू या कुछ एनर्जीज, कुछ ताकत, कुछ कुव्वत जो शायद एक राशि में ज्यादा रहती है, और कुछ दूसरी कुव्वत, कुछ दूसरा असर, कुछ दूसरी ताकत किसी दूसरी राशि को दी गई है। तो क्या अहम है, या हम किस ताकत की बात कर रहे हैं? मिसाल के तौर पर अगर आप हर राशि को देखें और ताकत और असर देखें, तो आप पाएंगे कि वे एक दूसरे से अलग है, और वे अपने अपने अंदाज में ताकतवर है। मिसाल के तौर पर अगर आप सभी डॉक्टरों या दवा से जुड़े सभी लोगों को देखें, तो आप पाएंगे कि कुछ राशियां हैं जो डॉक्टरों के लिए इस साइंस में या लग्न में आम तौर पर ज्यादा मजबूत होती हैं। मिसाल के तौर पर आप पाएंगे कि मेष मजबूत होती है, आप पाएंगे कि कन्या मजबूत होती है, आप पाएंगे कि वृश्चिक मजबूत होती है, और एक हद तक आप मकर को भी मजबूत पाएंगे, मिसाल के तौर पर कुछ डॉक्टरों में। और आप केतु को भी एक बहुत मजबूत ग्रह पाएंगे, क्योंकि केतु एक नुकीली चीज के इस्तेमाल को दिखाता है, और खास तौर पर सर्जन डॉक्टरों के लिए केतु और मंगल की ताकत उनकी कुंडली में एक बहुत मजबूत इस्तेमाल है। हालांकि एक बिजनेसमैन के लिए ये अलग हो सकता है। तुलना पार्टनरशिप की राशि है, और कुंभ बहुत बड़े सामाजिक असर और आवाम पर असर की राशि है। तो फिर 7वें घर और 11वें घर की एनर्जीज या तुलना और कुंभ की एनर्जीज ज्यादा मजबूत भूमिका निभाती है, साथ ही कन्या की एनर्जीज, क्योंकि कन्या बुध के राज में है।
तो हर राशि की अपनी ताकत है, लेकिन हर राशि की अपनी खामियां भी हैं। तो जब आप राशि दर राशि देखते हैं, मेष की अपनी पहचान है कि वो इंसान को बहुत बड़ी एनर्जी देने वाली है, साथ ही आगे बढ़ने वाली राशि और हासिल करने और जीतने वाली राशि और दूसरों से बेहतर अपने मकसद हासिल करने की काबिलियत और ताकत के साथ, कुव्वत के असर के साथ। हालांकि अगर आप वृष राशि को देखें तो वृष की अपनी ताकत है दौलत की, अपनी भैंस जैसी एनर्जी के इस्तेमाल की काबिलियत की ताकत, दुनियावी पड़ावों के पीछे जाने और उन्हें हासिल करने की। और आज की जिंदगी पूरी तरह दुनियावी पड़ावों के बारे में है। अगर आपके पास दुनिया की सारी ताकत हो, लेकिन अगर आप जिंदगी की बेहतर क्वालिटी हासिल नहीं कर पा रहे, सारे तरह की आराम और लग्जरी के जरिए, या कम से कम पैसा कम से कम आपके पास आ रहा हो, तो फिर क्या फायदा? कोई बहस कर सकता है। फिर मिथुन की ताकत संचार के बारे में है, ये असर डालने और कन्विंस करने के बारे में है। तो हालांकि मिथुन वाले लोग दो दिमाग वाले भी देखे जा सकते हैं, ये असल में एक मिथुन वाले इंसान के लिए मुनासिब है, खास तौर पर क्योंकि मिथुन मार्केटिंग और ब्रांडिंग और कम्युनिकेशन की राशि भी है। तो जब आप मार्केटिंग और सेल्स में हैं, तो आप सिर्फ एक नजरिया नहीं रख सकते। आपको अलग अलग तरह के क्लाइंट्स या अपने ग्राहकों के नजरिए को दिमाग में रखना पड़ता है, और कभी कभी आपको फौरन अपने पैरों पर खड़े होकर सोचना पड़ता है और दोनों तरफ संतुलन बनाने की काबिलियत। दो दिमाग वाला होना या बड़े दायरे में सोचने की काबिलियत रखना बुरी चीज नहीं है। मिथुन एनर्जी और मिथुन कम्युनिकेशन स्किल्स रखना। जबकि कर्क के लिए देखभाल और सपोर्ट और सेवा और जज्बात की ताकत। अगर आप देखें, दुनिया भर की ज्यादातर चीजें आज ज्यादातर ताकत जज्बात के जरिए हासिल की जाती है। दुनिया भर की ज्यादातर पार्टियां सियासत में सोचती हैं, लोगों के जज्बाती बटन दबाने के लिए जज्बात का इस्तेमाल करती हैं और उस ताकत के जरिए उनके वोट हासिल करती हैं। तो कर्क जज्बात की राशि, कर्क जज्बात की ताकत हुकूमत करने की सल्तनत की ताकत दे रही है। और फिर सिंह राशि लीडरशिप की राशि, इज्जत की राशि, घमंड की राशि, लीडरशिप पोजीशन हासिल करने और दूसरों से ज्यादा मजबूती से अपने अख्तियार और असर का इस्तेमाल करने की काबिलियत की राशि। तो अगर आप में बहुत मजबूत सिंह एनर्जीज है, तो कोई भी आपको एक लीडरशिप पोजीशन, मिड लेवल या हाई लेवल या सबसे ऊंचे लेवल तक पहुंचने से रोक नहीं सकता, जब तक आप उन एनर्जीज को बढ़िया तरीके से जाहिर कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ कन्या की एनर्जीज के बगैर तहकीकात की ताकत, आज के वक्त में आप कहां जाएंगे? क्योंकि आज, जैसा कि बहुत से लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया है, डेटा नई तेल है। 50 साल पहले तक जब तेल की खोज हुई और उसने तरक्की के बटन दबाए, तो तेल नया सोना था। आज डेटा नई तेल है, जैसा कि बहुत से साहिब कारोबार कहते हैं। वजह यह है कि अगर आपके पास डेटा है, अगर आपके पास जानकारी है, लोग कैसे चुनाव कर रहे हैं, लोग टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, क्यों बिक रहे हैं, तो मार्केट रिसर्च और उस डेटा पर एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके फिर नए प्रोडक्ट लाना, फिर नए तरीके लाना, फिर नए प्रोसेस लाना, और उसके इस्तेमाल के जरिए मार्केट हासिल करने की काबिलियत, पैसे और दौलत, मार्केट शेयर हासिल करने की काबिलियत, और उस पैसे और ताकत के जरिए आप अपने बिजनेस को दुनिया भर में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा पाते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स और साथ ही सेवा, अगर आप में मजबूत कन्या एनर्जी है, तो आप दूसरों की सेवा करने के लिए एनालिटिक्स का बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके जरिए पैसा, ताकत और बिजनेस हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कन्या बिजनेस की राशि भी है। और फिर तुलना की एनर्जीज रिश्तों के बारे में है, ये पार्टनरशिप के बारे में है और लोगों के साथ रोजाना के आधार पर संतुलित तरीके से पेश आने की काबिलियत के बारे में है। अगर आप रोजाना के आधार पर लोगों के साथ पेश नहीं आ पा रहे, तो फिर आप और किसके साथ पेश आ रहे हैं? आज हम सिर्फ लोगों के साथ पेश आते हैं। ज्यादातर चीजें वैसे भी ऑटोमेटेड हो जाएंगी और रिश्ते, कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग बहुत बहुत अहम है। और पार्टनरशिप बनाना, दूसरों के साथ एक टीम में काम करने की काबिलियत बहुत अहम है। और उस रिश्ते के जरिए आप आखिरकार अपनी टीम को आगे बढ़ाने, अपने डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने और अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए सिनर्जी का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो तुलना की अपनी ताकत है। फिर वृश्चिक के पास वो जानकारी है जहां से वो आपके लिए मौजूद नहीं है, गहराई से। ये रिसर्च की ताकत है। बगैर रिसर्च के कोई प्रोडक्ट सामने नहीं आता। बगैर रिसर्च के कोई मार्केट आपको अपने प्रोडक्ट्स लाने की इजाजत नहीं देगा। कोई फाइनेंसर आपको एक नए प्रोडक्ट में पैसा लगाने के लिए बगैर रिसर्च के पैसा नहीं देगा। और बगैर नए प्रोडक्ट्स के आप नहीं, आज की पीढ़ी पुराने चीजों पर ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। वो पुराने चीजों को ज्यादा देर तक नहीं चाहती। जितना जल्दी उतना बेहतर, हर रोज ऊंचा। और टेक्नोलॉजी बटन दबा रही है। तो रिसर्च की ताकत, नए इलाज ढूंढने की ताकत, नए ख्याल ढूंढने की ताकत, ये सब वृश्चिक एनर्जी है। बगैर पहले दिमाग में पैदा किए आप उसे कागज पर पैदा नहीं कर सकते। वृश्चिक आपको ये काबिलियत देता है कि लोगों के दिमाग में क्या है, इसकी रिसर्च करें। लोग क्या चाहते हैं और क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता। मिसाल के तौर पर बीमारी या दवा के दायरे में, फिर डेटा का इस्तेमाल करके, डेटा से जानकारी काटकर और उसे रिसर्च के लिए इस्तेमाल करके उसे नए ख्याल, नए प्रोडक्ट्स, नई दवाइयाँ,
नए टूल्स लाने के लिए इस्तेमाल करना, ये खालिस एनर्जी है, तो उसकी अपनी ताकत है। फिर धनु, लंबी दूरी के संचार की ताकत, अलग अलग संस्कृतियों में काम करने की काबिलियत। बगैर एक ग्लोबल दुनिया में रहने की काबिलियत के कौन ज्यादा बड़े मार्केट शेयर के साथ पेश आ पाएगा या हासिल कर पाएगा। आज हम अलग थलग या एक टापू पर नहीं रह रहे, हम एक ग्लोबल दुनिया या ग्लोबल गांव में रह रहे हैं। अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकूं, क्योंकि हमें अलग अलग जगहों, अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के साथ पेश आना है। और चीन का बहुत तेज विकास और तरक्की एक मुल्क के तौर पर पिछले 25-30 सालों में ट्रांसपोर्ट की आसानी और चीन के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने और एक्सपोर्ट करने के लिए तेज साधनों के इस्तेमाल की वजह से रहा है। और एक्सपोर्ट करने की अपनी काबिलियत और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के जरिए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी बनने या हासिल करने की काबिलियत, दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत। तो धनु, लंबी दूरी की सफर और चुनाव की आजादी का, पुराने से बंधे नहीं रहने का, लेकिन मुहिम की भावना का, नए काम करने और दूर दूर तक और अलग अलग संस्कृतियों में सफर करने का एड्रेनालाइन रश, अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के साथ काम करना, अलग तरह की सोच और रेडिकल सोच, सिर्फ एक तरह की सोच या एक संस्कृति में सिमटे नहीं रहना, ये धनु एनर्जी है। और फिर मकर एनर्जीज, बगैर ऐसे शख्स के होने के जो वफादार हो, जो मेहनती हो, जो लंबे वक्त तक मेहनत कर सके और लगन के साथ, अनुशासन के साथ। अगर आप आज की दुनिया में अनुशासित नहीं है, तो आप 6 सिग्मा स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं कर पाएंगे और शायद बेहतर, आपके पास स्टैंडर्ड प्रोसेसेस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, सर्विसेज नहीं होंगे। लेकिन आपके पास बहुत ऐसी सर्विसेज होंगी जो लगातार नहीं है, कोई भी आपके साथ पेश नहीं आना चाहेगा। और इसलिए वो मुल्क और इकोनॉमी जो ज्यादा अनुशासित है, जो ज्यादा संरचित है, जो ज्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड है, जो वफादारी, ग्राहक वफादारी को पूरा करेंगे और उस ग्राहक वफादारी का इस्तेमाल तरक्की के लिए करेंगे। सब मकर एनर्जी, लगन, मेहनत, संगठित, अनुशासित कोशिश। और फिर कुंभ, चुनौतियों को हल करने की राशि, हल तैयार करने की। दुनिया के सबसे बड़े हल, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो या कोरोना वायरस से लड़ना, ये सब दुनिया के लिए हल तैयार करने के बारे में है, न कि एक समुदाय या एक मुल्क के लिए। बिल गेट्स जैसे लोग बड़ी आवाम के लिए हल तैयार कर पाए हैं, बहुत बड़ी आवाम के लिए और दुनिया भर में हल तैयार कर पाए हैं। एक डॉस चलित इनपुट के बजाय बिल गेट्स ने सिर्फ 2 एप्लीकेशंस बनाए जो बहुत सारी दूसरी एप्लीकेशन से सिर और एड़ी के बल ऊपर है। और उसकी ज्यादातर कामयाबी, बिल गेट्स की कामयाबी, इन दोनों से जुड़ी है। एक है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कोई भी माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के अलावा कोई दूसरा प्रेजेंटेशन टूल इस्तेमाल नहीं करता। सबसे बड़ी आवाम पावरपॉइंट इस्तेमाल करती है। दुनिया भर की ज्यादातर बड़ी आवाम वर्ड को डॉक्यूमेंट टूल के तौर पर इस्तेमाल करती है। ज्यादातर लोग जो हिसाब लगाने और स्प्रेडशीट्स तैयार करने पर काम कर रहे हैं, एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिर्फ दुनिया भर की बड़ी समाजों तक पहुंचने के लिए सिर्फ 2 बड़ी एप्लीकेशंस के हल ढूंढकर बिल गेट्स लगातार सबसे अमीर आदमी और एक बहुत ताकतवर आदमी बने रहे हैं 20 साल से ज्यादा, अब तक 20 साल लगातार। ये कुंभ की ताकत है, दुनिया भर में इंसानियत के लिए हल ढूंढना। और ये वो ताकत है जो कुंभ राशि आपको देती है। और फिर मीन, कल्पना की राशि, रचनात्मक राशि। अगर आप सोच और कल्पना नहीं कर पा रहे कि यह हल हो सकता है, तभी आप उस पर काम करेंगे और फिर उसे आगे बढ़ाएंगे। बगैर रचना या रचनात्मक और कल्पनाशील होने और ये सोचे बगैर के हल क्या हो सकता है, और कल्पना की ताकत का इस्तेमाल करके, रचनात्मकता की ताकत का इस्तेमाल करके, और फिर हल लाकर और फिर उसे चलाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ये वो ताकत है जो मीन आपको देती है। कल्पना की ताकत, रचनात्मकता की ताकत और उन हदों को आगे बढ़ाने की ताकत जो कबूल है। हदों को आगे बढ़ाना और संसाधन लगाने, कोशिश लगाने, पैसा लगाने से न डरना और कल्पना कर पाना और उसे आगे बढ़ा पाना, जैसे एक एलन मस्क मिसाल के तौर पर। तो हर राशि की अपनी ताकत है, अपना असर है, अपनी चाल है। और ये इस पर निर्भर करता है कि आप जिंदगी में किस मकसद को देख रहे हैं और वो कौन सी एनर्जीज हैं जो उस मकसद को हासिल करने के लिए आपको चाहिए, जो एक राशि को आपके लिए ज्यादा उपयोगी या कम उपयोगी बना देगी। अगर आप ज्यादा दुनियावी कोशिशों को देख रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आप में मजबूत वृष एनर्जीज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ज्यादा सेवामुखी को देख रहे हैं और उसके जरिए पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको वृष एनर्जी से ज्यादा एक कर्क या मकर एनर्जी या कन्या एनर्जी चाहिए। अगर आप नेटवर्किंग, रिश्ते बनाने, बड़ी मुश्किलों के हल ढूंढने को देख रहे हैं, तो आपको तुलना एनर्जी चाहिए, आपको कुंभ एनर्जी चाहिए, आपको मीन एनर्जी चाहिए, मिसाल के तौर पर। और तभी आप नेटवर्क बना पाएंगे, लोगों तक पहुंच पाएंगे और दुनिया भर की बड़ी समाजों को प्रभावित कर पाएंगे। तो हर राशि की अपनी ताकत है, अपना असर डालने की अपनी कुव्वत है। और ये इस पर निर्भर करता है कि आपको किसकी जरूरत है, इस आधार पर कि आप क्या करना चाहते हैं, ताकि वो या तो ताकतवर बन जाए या कम ताकतवर। दूसरा, ये लग्न नहीं है जो आपको ताकत देता है सिर्फ इसलिए कि आप एक खास लग्न में पैदा हुए। आप एक खास लग्न में पैदा हो सकते हैं, फिर भी लग्न की एनर्जीज बहुत कमजोर हो सकती हैं।
मिसाल के तौर पर आप मेष में पैदा हो सकते हैं, लेकिन आपका मंगल कर्क में चौथे घर में नीच का हो सकता है। साथ ही केतु का योग मिसाल के तौर पर, या फिर एक शनि भी जो मंगल की बहुत सी एनर्जी ले लेता है, और इसलिए कभी कभी एक मेष जातक में सिंह एनर्जी ज्यादा मजबूत हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर सूरज और गुरु दोनों 5वें घर में स्थित हो बजाय मंगल एनर्जी के, तो ये एक खास लग्न में पैदा होना नहीं है जो आपको ताकत देता है। ये है कि आपकी कुंडली में कौन सी राशि सबसे मजबूत है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस लग्न के हैं। जो आपको ज्यादा ताकत और असर और साथ ही काबिलियत देती है, उस खास राशि की ताकत और कुव्वत में एक मौका। तो ये सोचने के बजाय कि कौन सा लग्न सबसे ताकतवर है या कौन सी राशि ज्यादा ताकतवर है, ये ज्यादा अहम है कि समझे कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। जिंदगी में आप कौन सा मकसद हासिल करना चाहते हैं, आप क्या करना पसंद करते हैं और क्या चीज आपको लुभाती है, जो आपको खुशी देती है, जो आपको संतुष्टि देती है। और तभी आप सारी एनर्जीज को लगातार एक वक्त के दौरान लगा पाएंगे, वो खास मकसद ढूंढ पाएंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो आपको खुशी देता है, जो आपको संतुष्टि देता है, जहां आप बगैर थके बिना थकान के घंटों काम कर सकते हैं। और फिर ढूंढने के किन एनर्जीज की जरूरत है, कौन सी राशि की एनर्जीज आपको उस इलाके में जीत हासिल करने की काबिलियत देंगी, और फिर उस राशि पर काम करें, उस राशि के गुणों पर काम करें, उस ग्रह के गुणों पर काम करें जो उस राशि पर राज करता है, उस खास राशि को मजबूत करें, उस खास ग्रह को मजबूत करें, और फिर आगे बढ़ने के लिए उस राशि और ग्रह की ताकत और कुव्वत का इस्तेमाल करें। अगर आप मजबूत मेष एनर्जी चाहते हैं तो न सिर्फ मंगल पर काम न करें, मेष एनर्जी पर भी काम करें, क्योंकि मंगल वृश्चिक पर भी राज करता है। तो मेष एनर्जी पर काम करें और मंगल को भी मजबूत करें। ऐसी हरकतें करें जो मंगल ग्रह को खुश करें, और ऐसी हरकतें करें जो राशि को मजबूत करें। उसके जरिए जिंदगी में एक खास मकसद हासिल करने के लिए एक खास राशि को मजबूत करें, बगैर इस रस्मी सवाल के अंधे अनुसरण के राशि चक्र में सबसे ताकतवर राशि या लग्न कौन सा है। तो दोस्त, ये है मेरी तहकीकात के राशि चक्र में सबसे ताकतवर राशि कौन सी हो सकती है, आपके मकसद और आपके लक्ष्यों के आधार पर, बजाय एक सामान्य कुव्वत के। हर एक का अपना असर और ताकत और कुव्वत है, तो बस ये बात दिमाग में रखें। अगर आप मुझसे एक निजी मशवरा चाहते हैं तो मेरे पास नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर पहुंचें। और जब तक हम किसी दूसरे वक्त मिलते हैं, ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।